तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी जो है स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे और आपका जो एग्जाम है उसकी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ड्राइवर एग्जाम 2024 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा ये फुल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 5 यहां पर हम करने जा रहे हैं। जरूर आपको इसमें जो है काफी चीजें सीखने को मिलेगी और आपके एग्जाम के लिए काफी ये जो है मददगार रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं और वादा करता हूं। दोस्तों, यहां पर हर क्वेश्चंस को हमें डीपली जाके यहां पे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आसपास के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम यहां पे उनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में यहां से ज्यादा कुछ बार नहीं जाएगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसी के आधार पे हमने इस टेस्ट को बनाया है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो बैच है हमने स्टार्ट कर दिया है। इतने दिन हमारा फुल कोर्स चल रहा था और अब हमने जो है 50 घंटे का एक स्पेशल कोर्स जो है आपके लिए बनाया है। और ये 50 घंटे आपको वीडियो क्लास देखनी है। 50 घंटे की वीडियो क्लासेज है, वो टुकड़ों में है, अलग अलग पार्ट में बनी हुई है। अगर आप 50 घंटे की वीडियो क्लासेस देख लेते हैं तो आपका कंप्लीट जो सिलेबस है हम आपको यहां पर कवर करवाते हैं। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये 50 घंटे का जो कोर्स है इसमें आपका 25 नंबर का जो ड्राइविंग स्किल एंड मेंटेनेंस का जो पोर्शन है वो आपको हम कवर करवाते हैं 25 नंबर का। ठीक है, बाकी का जो 25 नंबर का जनरल नॉलेज है वो यहां पर केवल आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से कवर करना पड़ेगा। तो जो भी साथी करना चाहते हैं आप स्टडीटॉम ऐप के ऊपर बिल्कुल आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार कोर्स हमने बनाया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आज का सेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा। सबसे पहला पर्सन आज का जो हमारा है वो यहां से शुरुआत होता है। पहला प्रश्न आ गया। अभी आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है, सही जवाब जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बात तो इसको गोला कर लो, सही पूछा गया है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना का अर्थ है मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना जिसकी पहचान इस उद्देश्य के लिए उचित प्रयासों के बावजूद सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बिल्कुल कथन एक जो है सही बैठ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हिट एंड रन वो दुर्घटना होती है जिसमें एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें दुर्घटना कारित करने वाले व्हीकल एंड चालक दोनों का ही पता एक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं चल पाता है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी, ये कथन एक सही हो जाएगा। बीमा की पॉलिसी में बीमा का प्रमाण पत्र शामिल है। तो यहां पर कथन जो बी है ये भी ठीक है, यानी कि जो बीमा की पॉलिसी होता है उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास में बीमा का सर्टिफिकेट हो, बीमा का प्रमाण पत्र हो। वो प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो फिर पॉलिसी किसी भी काम की नहीं होती है। तो दोनों कथन यहां पे क्या है, सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। आप सभी को पता होगा हिट एंड रन मोटर दुर्घटना जो होती है इसका उल्लेख धारा 161 में किया गया है। और जो बीमा होती है जिसे हम इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, इंश्योरेंस का जो उल्लेख किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 में किया गया है। ऑफेंस करते हैं धारा 196 आपके ऊपर लागू होती है और ऑफेंस पर 2000 का जुर्माना, 3 महीने की जेल आपको यहां पर जाना पड़ सकता है। मोटे मोटे मच्छर आपको वहां पर काट सकते हैं अगर आपने बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाई और 2000 रुपए का जुर्माना भरने में आनाकानी करी तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है? बात आई है स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की। यहां पे एलएमबी एचएमबी का कुछ भी नहीं पूछा गया है। वाणिज्यिक लाइसेंस की स्थिति में फॉर्म नंबर 2 पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। आप सभी को पता होगा जब आप ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस बनवाएंगे ट्रांस का, तो फॉर्म संख्या 2 लिखा है जो कि बिल्कुल ठीक है। आप सभी को विदित होगा कि फॉर्म संख्या 2 का जो इस्तेमाल है वो लर्निंग लाइसेंस के लिए किया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किया जाता है, रिन्यू करवाने के लिए किया जाता है, श्रेणी ऐड करवानी हो उसके लिए किया जाता है। सभी में फॉर्म संख्या 2 काम में आता है। कब से? ये है 2019 से, जब से सारथी पोर्टल आया है तब से ये नियम है। पहले क्या होता था, लर्निंग लाइसेंस के लिए फॉर्म संख्या 2, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म संख्या 4, रिन्यू के लिए 9, ऐड करने के लिए 8 ये होता था। अब आपको इनको याद नहीं करना है। बिफोर, मैं आपको नाम लिख देता हूं, बिफोर 2019। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो फॉर्म संख्या है
दो काम में आता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 3 आ चुका है। किसी सड़क चिन्ह के प्रभावी होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? कोई भी जो रोड का संकेत होता है वो प्रभावी हो, यानी जिस उद्देश्य के लिए उसको लगाया गया है वो उद्देश्य पूर्ति करता हो, उसके लिए क्या आवश्यकताएं होती है? तो स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित करे, बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान आकर्षित करे, बिल्कुल सामने लगा है तो आपको देखने के लिए मजबूर करे, आपको आसानी से दिख जाए तो आपका ध्यान उस ओर चला जाए। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है यहां पे ठीक है, सॉरी कथन दोनों कथन ठीक है। तो यहां पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। कोई भी जो रोड संकेत होते हैं आप सभी को पता है, इसका प्रकाशन जो करवाते हैं आईआरसी करवाते हैं। प्रेजेंट टाइम में आईआरसी 67 के 2012 के जो कोड है वर्तमान में चल रहे हैं या वर्तमान में संकेत चल रहे हैं, और ये जो साइन होते हैं आप सभी को विदित होगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कंपल्सरी या मैंडेटरी साइन, नंबर 2 होते हैं कॉशनरी या जो है चेतावनी संकेत जिसे कह सकते हैं, नंबर 3 होते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कंपल्सरी और मैंडेटरी दोनों प्रकार के संकेतों को हम हिंदी में आदेशात्मक संकेत के नाम से जान सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने आ चुका है। दी गई आकृति में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिखाए गए हाथ के संकेत का क्या अर्थ होगा? आगे तथा पीछे से, आगे का नहीं होगा, यह आप कंफर्म करें, क्योंकि आगे का होगा तो हथेली का मुंह है आगे की ओर होगा, पीछे से करने के लिए इस हाथ को यहां करेंगे, हथेली का मुंह फ्रंट की ओर होगा, तो यह तो होगा ही नहीं। सभी वाहनों को बंद करने के लिए ऑप्शन नंबर बी है, सभी जो वाहनों को बंद, पार करने के लिए, पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। देखो होता क्या है, नंबर 1 जो संकेत होता है वो होता है रियर, यानी पीछे से आ रहे व्हीकल को बंद करने के लिए। नंबर 2 संकेत होता है फ्रंट से व्हीकल जो आ रहे हैं वो बंद करने के लिए। नंबर 3 होता है यहां पे रियर वाले हैंड से साथ में जो लेफ्ट साइड से जो आ रहे हैं उनको बंद करना। नंबर 4 का मतलब होता है ये फ्रंट वाले हाथ से आपको जो राइट साइड से व्हीकल आ रहे हैं उनको क्लोज करना। अगर ये दोनों एक साथ आ गए, लेफ्ट और राइट वाले, इसका मतलब होता है कि ये पहला भी अप्लाई हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, यानी कि आप ऑल व्हीकल्स प्रोहिबिटेड, सभी वाहनों को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। सभी वाहनों को बंद करने का चेतावनी संकेत ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। कोई भी क्वेरी आपको अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डाउट में छोड़ता नहीं हूं, रासर का वादा है किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा ही नहीं। हम हमेशा से जो भी क्लास लेते हैं उसमें बेहतरीन क्लास लेते हैं और पूरी तैयारी के साथ क्लास में आते हैं, और हम ये प्लान करते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाना है तो अच्छी तरीके से पढ़ाना है, वरना हम पढ़ाना स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का फालतू का टाइम जाया हम नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने आ चुका है। मोटरयान ड्राइविंग विनियम 2017 के अनुसार किसी वाहन को नहीं रोका जाएगा, किसी वाहन को नहीं रोका जाएगा। 2017 का जो ड्राइविंग विनियमन है उसके अकॉर्डिंग ऐसे स्थान पर जहां सड़क संकड़ी हो या दृश्य बाधित हो, यानी जहां पर दिखती नहीं हो, आगे की जगह दिखती नहीं है या सड़क छोटी है, वहां पर गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है ठीक कह रहा है। त्वरण या मंदन लेन में, यानी कि त्वरण का मतलब है स्पीड में और मंदन का मतलब है स्लो में, यानी जहां पर एक्सीलरेशन या डिसलेरेशन करने की बात हो तो वहां पर भी आप गाड़ी को नहीं रोकेंगे। ऐसी स्थितियों में आपको गाड़ी को रोकने से बचना है। दोनों कथन क्या है सही यहां पे बैठ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहां पे गलत हो जाएगा, 1, 2 सही हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि आप एक तो जहां सड़क संकड़ी हो, सामने दिखता नहीं हो, जहां पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की बात हो, जहां स्पीड घटाने की बात हो, इन सभी जगहों पर आप गाड़ी को नहीं रोकेंगे, गाड़ी को पार्क नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। चेतावनी से संबंधित यातायात चिन्ह का आकार होता है। सभी को पता है कि जो आदेशात्मक संकेत होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था आईआरसी ने 3 संकेत बना रखे हैं, आदेशात्मक हो जाएगा। चेतावनी जो संकेत होते हैं वो त्रिभुज में होंगे और जो सूचनात्मक संकेत होंगे वो चौकोर आकृति में होंगे, आयत या वृत्त में। तो यहां पर पूछा है चेतावनी संकेतों के बारे में, तो ट्रायंगल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, वर्तमान में आईआरसी 67 2012 ये संकेत चल रहे हैं।
प्रश्न संख्या 7, खाली स्थान श्रेणी का अर्थ है एक मोटर वाहन जिसका उपयोग यात्रियों तथा उनके सामान को ले जाने के लिए, किसके सामान को? उनके सामान को, मतलब यात्रियों के सामान को, तथा जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें होती है तथा अधिकतम भार 5 टन से यहां पर अधिक होता है, तो आपको बताना है वो कौन सा व्हीकल होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, एल कैटेगरी होती है, एम कैटेगरी होती है, एन कैटेगरी होती है, तो ये जो होगा वो 2 और 3 व्हीलर व्हीकल होंगे। ठीक है, ये 4 व्हील होंगे, इसमें 4 व्हील, मैं इस 4 को ऐसे लिखता हूं। ठीक है, और यात्रियों के लिए होंगे। एन कैटेगरी है, ये 4 प्लस व्हील होंगे, और इसमें केवल क्या होगा? गुड्स, यानी कि सामान, केवल सामान ढोने का काम करेंगे। सीधी सी बात है, यात्री शब्द आ गया है और यहां पे आप देख पा रहे हैं सीटें भी अधिक है, तो यहां पे पहली बात है यात्रियों को वहन करने के लिए कौन सा व्हीकल बना है? एम कैटेगरी बनी है, तो ए गलत होगा, डी गलत होगा। अब पहली बात यह है, यहां पे रेस्ट्रिक्शन आया है 8 से अधिक सीटें होती है, 5 टन से अधिक, तो यहां पर जो M3 कैटेगरी है, एक एम कैटेगरी है, इन दोनों में से तुक्का लगाएं तो कौन सा लगाएं? जो एम कैटेगरी है वो सबसे छोटी कैटेगरी है, इससे बड़ी M1 होती है, उसके बाद M2 होती है, उसके बाद M3 होती है। तो हम तुक्का भी लगाएं तो M का मतलब है कि केवल 5 या 6 जो यहां पे जो है सवारियां, यात्री यहां पे बैठ पाएंगे, तो यहां पे 8 दे रखा है, तो हम तुक्का भी लगाएं तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। दिए गए चित्र में दर्शाए गए सस्पेंशन को पहचाने। एक इस प्रकार से कुंडली लिए हुए एक स्प्रिंग दबी हुई है, और स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि जिन गाड़ियों में कॉइल स्प्रिंग होते हैं उन 4 व्हीलर गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, शॉक एब्जॉर्बर, जिसमें हाइड्रोलिक भरा हुआ रहता है, शॉक एब्जॉर्बर। और ये दोस्तों ये जो होता है ये टेलीस्कोपिक होता है, टेलीस्कोपिक। जो वीआईपी गाड़ियां होती है, यात्री गाड़ियां होती है, 4 व्हीलर गाड़ियां होती है, इनमें टेलीस्कोपिक के शॉक एब्जॉर्बर के साथ में लीफ स्प्रिंग या कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जरूर होता है। यह आपको बात याद में रखनी है। लीफ स्प्रिंग वो होती है जैसे पत्तियां होती है, एक लंबी पत्ती, उसके बाद छोटी पत्ती, उसके बाद और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी, इस टाइप से लीफ यानी पत्तियां बनी होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने आ चुका है। 50 सीसी इंजन क्षमता तक के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु होनी चाहिए तथा माता पिता या अभिभावक की सहमति होनी चाहिए। 50 सीसी तक बात आई है, 50 सीसी तक, तो यहां पर आपकी उम्र 16 साल हो सकती है। 50 सीसी प्लस अगर हो जाएगा तो आपकी उम्र 18 साल होगी। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूं आप अगर एलएमवी गाड़ियां चलाते हैं तो आपकी उम्र 18 हो सकती है। एचएमवी यानी भारी गाड़ियां चलाते हैं तो 20 साल हो सकती है। ज्वलन या खतरनाक पदार्थों वाली गाड़ी चलाते हैं तो 21 साल आपकी उम्र हो सकती है। लेकिन जो ये 16 साल वाला है, इसमें माता पिता की सहमति आवश्यक होती है। यह बात आपको याद में रखना है। दूसरी बात, यानी कि 35 सीसी से अगर कम का कोई इंजन क्षमता वाली गाड़ी है तो डीएल नो नीड, यानी आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपकी गाड़ी 35 सीसी इंजन पावर से, छोटे इंजन से युक्त है, लेस है। यह भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी 16th जो ईयर हो जाएगा। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये जो एज लिमिट है इसके बारे में जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसकी जो सेक्शन 4 है इसमें बताया गया है। क्या ये 4 क्या है? सेक्शन है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न, ईंधन आपूर्ति घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईंधन रेखा ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या एमपीएफआई यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन में उपयोग की जाने वाली सामान्य रेल प्रणाली तक ईंधन ले जाती है। बिल्कुल कथन जो एक है वो राइट होगा। यानी ये कह रहा है ईंधन रेखा का मतलब है फ्यूल लाइन। फ्यूल लाइन के माध्यम से ही जो ईंधन टैंक होता है, फ्यूल टैंक होता है, वहां से कार्बोरेटर या एमपीएफआई तक जो फ्यूल सप्लाई है वो होती है। तो कथन एक सही हो जाएगा। ईंधन टैंक धातु की सीट या प्लास्टिक से बना होता है, यह भी ठीक है। आजकल जो मोटे ट्रक होते हैं इनमें जो फ्यूल टैंक होते हैं
वो प्लास्टिक के बने होते हैं। पुराने जमाने के जो ट्रक होते थे उनमें लोहे के टैंक होते थे, आज भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो भी जो ये है ठीक हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, नए मोटर वाहन को पंजीकरण की तिथि से खालिस्तान किस समाप्ति के बाद प्रदूषण नियंत्रण में के लिए पुनः प्रमाणित किया जाना चाहिए। आप सभी को पता होगा जब आप न्यू व्हीकल खरीदते हैं तो अभी 2024 चल रही है और 2020 के बाद में भारत स्टेज 6 भारत में लागू हो गया है और भारत स्टेज 4 व 6 के जो व्हीकल होंगे उनका जो पीयूसी होगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 मंथ होगी। ये बात भी आपको पता होगी। तो 2024 में अगर कोई नया व्हीकल आप परचेज करते हैं तो उसकी जो पीयूसी होगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 वर्ष होगी, यानी कि आपको 1 वर्ष के बाद में पीयूसी बनाने की आवश्यकता होगी। यहां पे बता देना चाहता हूं विदाउट पीयूसी अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं तो धारा 190 की उपधारा 2 लागू होती है। यह भी आपको याद रखना है और आपको यहां पर 1000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। कहीं पर 2-2 हजार भी आता है। यह एक विवादित बात है कि पीयूसी के लिए एग्जैक्ट जो ऑफेंस है वो कितना है। इसके लिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट में जो दिया गया है वही जुर्माना आपको यहां पर देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जो अपना शब्द है इसको वापस लेना चाहूंगा, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जुर्माना कितना हो सकता है, तो यहां पर 1000 से 10,000 नहीं है, 10,000 तक हो सकता है, ऐसा लिखा गया है सेक्शन 192 की धारा 2 में। ठीक है, यानी धारा 190 की उपधारा 2 में शोर प्रदूषण करने वाले या अन्य प्रदूषण करने वाले व्हीकल को विदाउट पीयूसी गाड़ी चलाने वाले को ऑफेंस के रूप में 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो अगर ऑप्शन में 2000 आएगा तो 2000 भी सही है, 1000 आएगा तो 1000 भी सही है। तो यहां पर ये हालांकि इस प्रकार के जो ऑप्शंस आते हैं तो विवादित जो है स्थिति जरूर बनती है, तो आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम में 10,000 है, न्यूनतम में जितना आए उतना आपको टिक करना है। प्रश्न 12 आपके सामने है। ये ट्रक आपको क्या इंडिकेशन कर रहा है, आप सभी को पता होगा। एरो अगर ऊपर नीचे है तो हाइट हो जाएगी, एरो अगर बाहर की ओर जा रहे हैं तो ये लेंथ हो जाएगी, एरो अगर अंदर की ओर आ रहे हैं तो ये विड्थ हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, बाहर की ओर जा रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी 10 मीटर, यानी लंबाई सीमा। ऑप्शन सी। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा का शीर्षक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को बताता है। मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, इसकी जो धारा है वो 3 सेक्शन 3 ये कहती है कि कोई भी गाड़ी चलानी है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ये उल्लेख किया गया धारा 3 में। 4 में एज लिमिट के बारे में बताया गया है, एज लिमिट। और अगर धारा 3 व 4 का उल्लंघन करते हैं तो धारा 180 व 181 लगती है। दोनों ही मामलों में धारा 180-81 के तहत 5000 का जुर्माना है। 180 वाहन का मालिक जिम्मेदार होगा कि आपने बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी क्यों दी, और धारा 180-81 के तहत चालक स्वयं जिम्मेदार होगा कि आपने क्यों चलाई। प्रश्न संख्या 14, किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड बिना ब्रेक तापमान दर्शाता है। Which of the following dashboard of a vehicle does not show brake temperature? P ये हो जाएगा पार्किंग ब्रेक का, ये हो जाएगा ब्रेक का टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई संकेत नहीं है और ये भी आपके ब्रेकों से संबंधित कोई संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गोल आकृति दिख जाए, इसके कोष्टक दिख जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका संकेत है वो ब्रेक से रिगार्डिंग है। यानी कि ये तो हो गया आपका ड्रम और ये हो गया आपके व्हील शूज, जो इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स डाल के जो है घर्षण यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने आ चुका है। आप सभी को एक प्रश्न दिख रहा है, आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे का सड़क प्रतीक क्या होगा। सबसे पहला जो संकेत आ रहा है वो गिव वे का है, आप सभी को पता होगा। और गिव वे का मतलब है रास्ता दें, वो भी किस साइड वालों को, राइट साइड वालों को। ठीक है, मोस्टली ये स्टॉप का संकेत आप सभी को पता होगा। ये जो है आपका नो स्टैंडिंग, नो स्टैंड, नो पार्क, दोनों यहां पर होते हैं और इसके लिए रोड के किनारे डबल रेखाएं बनी होती है। ये किस कलर में हो सकती है, व्हाइट में हो सकती है और येलो में भी हो सकती है। ठीक है,
दोनों में से एक कलर आपको देखने को मिल सकता है। ये जो संकेत है ये कह रहा है आगे चलना अनिवार्य, आप मुड़ नहीं सकते। आप टर्न, नो टर्न, नो मेक टर्न, नो मेक टर्न, यानी आप टर्न नहीं ले सकते, आपको सीधे चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ चुका है। दी गई आकृति में ड्राइवर द्वारा दिखाए गए हाथ का संकेत का क्या मतलब है? हाथ देखो ऐसे करके ऊपर की ओर गया है, हथेली का मुंह है आगे की ओर है भैया, ध्यान से देख लेना। तो ये होता है स्टॉप का, रुकने का संकेत। हथेली अगर केवल सीधा हाथ और फ्रंट में होगी तो ये राइट में मुड़ने का संकेत होगा। हथेली नीचे की ओर होगी, डाउन में, हथेली डाउन में होगी, ऊपर नीचे हाथ करते हुए होंगी, तो यहां पर ये किसका होगा? स्लो डाउन का होगा, स्लो डाउन का। ठीक है, हथेली भी डाउन में होगी, हाथ को ऊपर नीचे करेंगे तो स्लो डाउन में होगा। तो ये आपको चीजें समझनी है। रोकने के इरादा का संकेत ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर हो जाएगा। धीमा करने के लिए हथेली का मुंह नीचे होगा, ऊपर नीचे लगातार आप कर रहे होंगे। आपके पीछे जा रही कार को ओवरटेक करने का संकेत, आपके पीछे जा रही जो बाइक, जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक करने की अनुमति देते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना होता है? अपने जो राइट हाथ है उसको आपको जो है आपको क्लॉकवाइज आपको घुमाना होता है आगे की ओर मूवमेंट कराते हुए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, ब्रेक फेड क्या होता है? ब्रेक फेड का मतलब होता है आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी के बार बार ब्रेक का उपयोग, बार बार ब्रेक का उपयोग, ब्रेक उपयोग आने पर क्या होता है? हीट पकड़ लेते हैं। हीट यानी कि जो है गर्म हो जाते हैं। गर्म होंगे तो इसके लेदर है वो चिपकने या इनका जो फ्रिक्शन होगा उसमें कमी आ जाएगी, वो उचित फ्रिक्शन नहीं कर पाएंगे और ब्रेक उचित तरीके से नहीं लग पाएंगे, तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी। ब्रेक तकनीक का अप्रचलित होना, वायु दाब में कमी, ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी, सहज प्रगतिशील ब्रेकिंग यानी स्मूथ प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग यानी अच्छी कंडीशन, ये तो होगा ही नहीं। ऑब्सोलेंस ऑफ ब्रेक टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है। वायु दाब में कमी, डिक्रीज इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर का यहां पर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी आ जाएगी, किसके कारण? ब्रेक फ्रिक्शन में कमी के कारण। वो ब्रेक फ्रिक्शन में कमी क्यों आएगी? हीट एनर्जी के ज्यादा बढ़ जाने के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसका उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। मैंने पहले प्रश्न में फोरम संख्या 2 का जब यूज बताया था, आप सभी को पता होगा, बताया था कि जब से सारथी पोर्टल आया है तब से आपका फॉर्म संख्या 2 काम में आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 2, 4, 8 और 9 ये 4 फॉर्म होते थे, अब ये नहीं है। 2019 से पहले थे, अब ये फॉर्म संख्या 2 काम में आता है। और ये कब से आता है? जब से सारथी पोर्टल आया है। सारथी का मतलब है जो ड्राइव करेगा, गाड़ी को चलाएगा, मतलब ड्राइवर, यानी कि सारथी पोर्टल का काम ड्राइविंग लाइसेंस से रिगार्डिंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 यातायात पुलिस कल्याण, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर का कल्याण, एग्रीगेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीगेटर होता है जिसे कोई एजेंसी होती है, जिसे ओला है, कुबेर है ना, तो ऐसे जो गाड़ियां होती है ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है उनको हम एग्रीगेटर कहते हैं। एक यानी एक आदमी होता है और गाड़ियों के ड्राइवर जो होते हैं, मालिक होते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये मिलकर थर्ड पर्सन पार्टी यानी कि यात्रियों को सवारी ढोने का, लाने का, ले जाने का काम करते हैं, जिसे हम एग्रीगेटर के नाम से जानते हैं। वो एक प्रकार का हम कह सकते हैं एजेंट टाइप का होता है और हम उसके माध्यम से अपने यात्रियों तक पहुंच पाते हैं। किसके माध्यम से? एग्रीगेटर के माध्यम से। प्रश्न 19, कार वातानुकूलन सिस्टम यानी कि एसी सिस्टम की बात हो रही है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है भाई। कंप्रेसर एक इकाई है जो इंजन द्वारा संचालित नहीं होती। कंप्रेसर जो होता है इंजन से ही चलता है, ये नहीं आया, मतलब गलत हो जाएगा पहला कथन। कंप्रेसर हमेशा एक क्लच के साथ जुड़ा होता है, ये कथन सही है या गलत है आपको बताना है। तो यहां पर कंप्रेसर बिल्कुल क्लच के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि जब हम डैशबोर्ड के ऊपर स्विच लगा होता है, उस स्विच को ऑन करते हैं तो कंप्रेसर चालू होता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। और जब हम इसको स्लो एंड फास्ट भी मूवमेंट करवा सकते हैं एसी की स्पीड को कम या ज्यादा करके। तो इसका मतलब हुआ वहां पे क्लच होगी जो कंप्रेसर को इंजन की पावर से इंगेज और डिसएंगेज करने का काम करता होगा। तो ऑप्शन जो
कौन सा सही होगा आप खुद देख लीजिए। कथन बी ठीक है, ए गलत है। तो एक ओनली ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, सही नहीं है। कौन सा नहीं है, पहला। तो एक कथन जो है सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान का उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित हो। यातायात के किसी भी प्रवाह को रेखाओं को पार करने की अनुमति नहीं होती। जब सड़क होती है, इसके बीच में डबल येलो लाइन होती है। कैसी रेखाएं, येलो लाइन होती है और कंटिन्यूअस लाइन होती है। कंटिन्यूअस लाइन होती है। तो ऐसी रेखाओं को आप कभी भी दोनों साइड से पार नहीं कर सकते और पार करना प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, दोहरी निरंतर रेखाएं, डबल कंटिन्यूअस लाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, खींचने वाले तथा खींचे गए वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होती है। आप सभी को पता होगा, एक व्हीकल ये है, इसको ये व्हीकल बी खींच रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 5 मीटर की दूरी हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड यहां पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल की जल शीतलन प्रणाली का आवश्यक तत्व होता है। जल शीतलन यानी कि कूलिंग सिस्टम जो होता है, इंजन पर वाटर जैकेट और रेडिएटर केप, ये दोनों ही जो है कूलिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, कार वायु शीतलन सिस्टम के संदर्भ में शीत वायु में फैलने वाली उष्मा की मात्रा खाली स्थान पर निर्भर करती है। यानी कि इसमें पूछा गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार एयर कूलिंग सिस्टम द अमाउंट ऑफ हीट डिस्पैच्ड इन द कोल्ड एयर डिपेंड्स ऑन, किस पर निर्भर करती है कि जो ठंडी हवा होगी वो कितनी फैलेगी, गर्म हवा कितनी जो है फैलेगी, और इंजन कितना कूल होगा, कितना हीट होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है जो कूलिंग सिस्टम का, एक तो होता है फैन, पंख सतहों का कुल क्षेत्रफल, कि गाड़ी का रेडिएटर का फैन है वो कितना बड़ा है, शीत वायु का वेग और मात्रा, और जो ठंडी हवा इस पंखे से जाएगी वो कितनी वेग यानी कितनी गति से और कितनी मात्रा में वो जा रही है। तो उन दोनों पर ये निर्भर करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे पहला भी ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है, यानी दोनों कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, सड़क पर किसी भी प्रकार की ब्रेक डाउन से बचने के लिए, ब्रेक डाउन का मतलब है गाड़ी के खराब होने से बचने के लिए, वाहन के ड्राइवर या मालिक की जिम्मेदारी है कि वह इंजन शुरू करने से पहले प्रतिदिन निम्नलिखित निरीक्षण तथा जांच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन निरीक्षणों में से एक होगा। यानी आपको ब्रेक डाउन, रोड पर चलती गाड़ी के खराब होने से बचने के लिए, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप गाड़ी में क्या क्या चेक करेंगे। तो पहला है इंजन ऑयल के स्तर की जांच करना, बिल्कुल ठीक है। विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर, रियर विंडो ग्लास की सफाई की जांच। तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी दो भी ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें भी, जो मिरर है, साइड मिरर हो, रियर व्यू मिरर हो, रियर विंडो ग्लास हो या आपकी विंड स्क्रीन हो, इनकी साफ सफाई आपको कर लेनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान, बाधा आपको न पहुंचे। तो दोनों सेंटेंस सही है, यानी कि एक और दो दोनों क्या सेंटेंस हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा टायर का वांछनीय गुण नहीं है। कोई भी जो टायर होता है उसका जो है गुण नहीं है वो बताना है। टायर को उसकी बाहरी परिधि पर समान रूप से घिसना चाहिए। बिल्कुल, टायर जो होता है उसकी बाहरी परिधि जो मतलब कि पार्ट होता है जो रोड पे स्पर्श करता है, घर्षण मटेरियल जो पार्ट होता है वहां पे समान रूप से घिसे, बिल्कुल ये एकदम ठीक है। टायर को गतिशील तथा स्थितिक रूप से संतुलित किया जाना चाहिए, अर्थात दोनों समय संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब वाहन गति में हो तथा साथ ही बंद हो। गाड़ी खड़ी है तो भी संतुलित हो, यानी सीधा खड़ा हो, और जब गाड़ी गति में है तो भी संतुलित अवस्था में टायर का होना अति आवश्यक होता है। तो बी भी ठीक है। सड़क पर चलते समय टायर को अधिकतम शोर पैदा करना, ज्यादा से ज्यादा आवाज करना, यह गलत हो जाएगा भाई। आवाज नहीं करनी चाहिए टायर को। सड़क पर चलते समय टायर को इंजन द्वारा बनाई गई कम शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यानी जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का जो इंजन की पावर है उसको कम से कम कंज्यूम करे, ऐसे टायर होने चाहिए ताकि गाड़ी को कम से कम लोड पर आसानी से ज्यादा माइलेज के साथ में
और कम शोर के साथ में आराम से गाड़ी को मूवमेंट हम करवा सकें। तो डी भी ठीक है, तो गलत पूछा गया है, गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में उत्तराखंड में किसे फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हिमानी शिवपुरी, मधुरी मतुली, आरुषि निशंक, शिल्पा शकलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरुषि निशंक। प्रश्न 27, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों से तेजी से फैलने वाला वायरस, मवेशियों में फैलने वाला तेजी से जो वायरस फैल रहा है वो कौन सा है? तो मोरबिली वायरस, पिकोर्न वायरस, लंपी वायरस, रेबीज वायरस। तो इसका नाम होगा लंपी वायरस है, वो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस यहां पर बन गया है। लंपी वायरस से मोस्टली जो गाय होती है, दुधारू गायें, वो ज्यादा पीड़ित यहां पे हुई है। कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। कोदा झंगोरा जैसे कि बाजरा होता है, या जैसे सांगरी या देसी जो सब्जियां होती है, इनके ऊपर ये जो काव्य रचा गया है, और वहां का जो लोकल जो साग सब्जियां हैं, जो अन्न है, उनके ऊपर ये कहावत है कि कोदा झंगोरा खाएंगे, यानी पूरा का पूरा देसी जो सिस्टम है उसको अपनाएंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, यानी बाहर से चीजें न लाकर हमारे यहां पर जो उत्पन्न हो रही है वो चीजें खाएंगे। तो ऐसा नारा देने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम बताना है। तो अनिल जोशी, भगत सिंह कोश्यारी, गणेश जोशी, पुष्कर सिंह धामी। तो ये जो कथन है, कोदा झंगोरा खाएंगे आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे, तो भगत सिंह कोश्यारी का यह कथन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जनरल विपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, तो इनका देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, इनका जो मूर्ति आवरण है वो पौड़ी में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है? तो यहां पर नितिन राठौड़, आशीष कुमार, अमित तिवारी, आदित्य बढ़ोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन राठौड़। नितिन राठौड़ को है मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का खिताब है वो दिया गया है। हाल ही में राज्य में स्थित किस संस्थान के द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज की गई है? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो इनमें से जो आईआईटी रुड़की है, इनके द्वारा एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल की खोज यहां पर की गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड। तो जो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है वो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। प्रश्न 33, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन से नंबर पर है? पीएम आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों को घर बनाकर गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें 1,20,000 रुपए के आसपास का अमाउंट दिया जा रहा है। तो इसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो इसमें उत्तराखंड का तीसरा स्थान यहां पे आया है। प्रश्न 34, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थित है? कागज का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं, हरिद्वार, खटीमा, चक्राता। तो ये लाल कुआं में स्थित है भाई। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान किसका है? वयस्क पुरुष कर्मकारों का, बाल कर्मकारों का, महिला कर्मकारों का और कृषि श्रमिकों का। तो इसमें जो महिला कर्मकार है वो सबसे बड़ा योगदान है मानव श्रम के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में देने का काम करती है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? यानी कि ऐसा फसल चक्र जो 2 वर्षीय होता है। तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, धान, मसूर, मक्का, मटर, धान, गेहूं, मड़वा, पड़ती, धान, गेहूं, मड़वा, राई। यानी कि धान, गेहूं, मड़वा और पड़ती, ये जो यहां पर है फसल चक्र, यहां पर द्विवर्षीय जो है वर्षा आश्रित क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा लोकप्रिय है। उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफी हद तक कम कर देती है। कहां से कहां तक? तो यहां पर आपको देना है, मतलब कि उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग, ये कंडी मार्ग है जो कहां से कहां यात्रा की दूरी को कम करता है? ऋषिकेश एवं गंगोत्री के मध्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रवई कांड कहां हुआ था? बहुत ही सिंपल है, उत्तरकाशी में, तिलाड़ी में, पौड़ी में, बागेश्वर में। तो तिलाड़ी में रवई कांड हुआ था 1930 में। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1913, 1916, 1917। तो यहां पर जो अल्मोड़ा में होम रूल लीग है उसकी स्थापना 1914 में की गई थी। बिस्नी देवी साह कौन थी? एक कवित्री, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक लेखिका, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो ऑप्शन नंबर डी, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी बिस्नी देवी साह। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है? तो स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, पहली बात तो याद रखना है, वीर चंद्र सिंह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये जो है जो स्मृति में स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है वो किस क्षेत्र में? कुटीर उद्योग में, फल उद्यान में, पर्यटन में, दुग्ध व्यवसाय में। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में स्वरोजगार योजना को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 आपके सामने आ चुका है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या रहती है? जनजाति के लोग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली। तो इनमें से जो उधम सिंह नगर है यहां पर जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक रहती है उत्तराखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है? 952, 970, 972, 963। राइट आंसर हो जाएगा 963। प्रश्न संख्या 44, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में औद्योगिक निदेशालय स्थित है? अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी। तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। औद्योगिक जो निदेशालय है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, किंगरी बिंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? किंगरी बिंगरी जो दर्रा है चमोली को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा है। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? कालागढ़ बांध रामगंगा, शारदा, गंगा, यमुना। तो यहां पर रामगंगा नदी के ऊपर जो है कालागढ़ बांध जो है वो स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, दंदाकिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना जो नदी है वो इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी सभी क्या है इसकी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न 48, तंबाकू किसमें नहीं पाया जाता? बीड़ी में, पान मसाला में, कोल्ड ड्रिंक्स में, सिंगीर में। तो आप सभी को पता है कोल्ड ड्रिंक्स में तंबाकू नहीं पाया जाता, बाकी सभी में तंबाकू है वो पाया जाता है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। COTPA सोप्टा का पूरा नाम क्या है? तो यहां पे आप सभी को पता होगा ये भी एक तंबाकू से संबंधित है। तो सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट, सेंटर ऑफ ट्यूरिंग प्राइवेट एक्ट, सिगरेट एंड अदर ट्रेड प्रोडक्ट एक्ट, सिगार एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट। तो सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यानी कि सिगरेट व अन्य जो तंबाकू के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनसे संबंधित एक्ट है सोप्टा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में एड्स का, मलेरिया का, आपके तंबाकू का, धूम्रपान का, शराब का, ये 3-4 टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एड्स किसके द्वारा होता है? रक्त कैंसर के द्वारा, मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, TMV के द्वारा। तो एड्स का टॉपिक भी कंप्लीटली आपको कवर करना है, नहीं तो यहां से एक सीधा सीधा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इसको लेकर जो स्पेशल नोट्स है हमने स्टडी होम ऑफिशियल जो वेबसाइट है या ऐप है इसमें कोर्स के अंदर हमने दे दिया है। तो वो धूम्रपान, शराब, एड्स, मलेरिया, इन सभी के बारे में अच्छे से टॉपिक कवर करवा दिए हैं। जो भी साथी कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो सभी साथी वहां पर उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा और वहां से सीधे सीधे के क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो 50 घंटे का जो सिलेक्शन बैच है, 50 घंटे का जो सिलेक्शन बैच है इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में सोचेंगे काश हम इसको समय पे ज्वाइन कर लेते। हमारा फुल कोर्स है, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दिया गया है। आप अब जो है सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी एकदम बहुत ही गजब का कोर्स बनाया गया है। 50 घंटे की वीडियो के माध्यम से आप इस पूरे सिलेबस को अपने को कवर कर सकते हैं। इस पूरे सिलेबस में आपके 50 क्वेश्चन जो आएंगे इनमें से 25 क्वेश्चन के आपको वीडियो मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएंगे। बाकी का जो 25 क्वेश्चन है उत्तराखंड का जीके, सामान्य ज्ञान
वहां की आपको केवल पीडीएफ मिलेगी। तो जो भी साथी सीरियस हैं वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन तैयार है और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहे हैं, दोनों में से किसी भी जगह अपनी क्वेरी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।